Good morning, everyone. Today we will learn about balance of trade. व्यापार शेष। जब हम विदेशी व्यापार का अध्ययन करते हैं तो एक देश अन्य देशों को कुछ चीज़ें निर्यात करता है और कुछ चीज़ें आयात करता है। जब हम जो वस्तुएं आयात कर रहे हैं और जो निर्यात कर रहे हैं वो दूसरे देश के साथ हमारा उसका व्यवहार कैसा है, वस्तुओं के संबंध में, दृश्य वस्तुओं के संबंध में, यानी जिनको पोर्ट पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन वस्तुओं की बात की जा रही है यहाँ पे। उनका जब हम संतुलन देखते हैं कि वो प्लस में है या माइनस में है, डेफिसिट है या सरप्लस है, जो हम आगे देखेंगे इसी में, तो वस्तुओं का जब हम आयात निर्यात कर रहे हैं उसका व्यवहार दूसरे देशों के साथ, दृश्य वस्तुओं का जिनकी मौद्रिक वैल्यू है, दूसरे देशों के साथ कैसा है, इसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर करते हैं। यानी किसी वर्ष विशेष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न देशों को किए गए कुल निर्यात मूल्यों के समग्र योग में से अगर हम उस देश के द्वारा विभिन्न देशों को किए गए आयात मूल्यों के समग्र योग को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? व्यापार शेष या व्यापार संतुलन बचेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है आपका, वो क्या एक डिफरेंस है बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू, यानी जिसकी मौद्रिक वैल्यू है किसकी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, एक देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में। अब वो एक्सेस हो सकती है, डेफिसिट हो सकता है, उसका सरप्लस हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि व्यापार भुगतान, जो व्यापार शेष है हमारा, वो क्या है। अगर हमारे सपोज दैट आप बात करें कि हमारे आयात ज़्यादा हैं और निर्यात हमारे क्या है, कम है, तो हमारा क्या होगा? डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट होगा। और अगर हमारे निर्यात ज़्यादा है और आयात हमारे क्या है, कम है, तो ये क्या होगा? हमारा सरप्लस या अधिक क्या होगा। तो ये इसकी अलग अलग क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। यानी अगर निर्यात ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव रहेगा और आयात ज़्यादा है तो नेगेटिव रहेगा। और अगर दोनों चीज़ें क्या हैं आपकी बराबर हैं तो वो क्या रहेगा? संतुलन कहलाएगा। यानी जितने हमारे आयात हैं उतने ही हमारे क्या हो रहे हैं? निर्यात हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका व्यापार संतुलन कहलाएगा। और यदि आपके निर्यात ज़्यादा है, आयात आपके कम है, तो आपका क्या है? अनुकूल व्यापार संतुलन है, यानी आपके फेवरेबल जो है वो ट्रेड बैलेंस है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ कि आपके निर्यात क्या है? कम है, जबकि आयात आपके क्या है? ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हुआ? प्रतिकूल व्यापार संतुलन हुआ। तो ये है आपका एक ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ये एक किसका पार्ट है? ये भुगतान शेष का पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भुगतान शेष होता है वो क्या होता है। तो भुगतान शेष का एक पार्ट क्या होता है? ट्रेड बैलेंस होता है। भुगतान शेष में हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो ट्रेड बैलेंस होता है वो तो लेके चलते हैं, और इसके अलावा जो हम लेन देन करते हैं, समग्र लेन देन जो विदेशों के साथ, हम दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, उनको उसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। जबकि व्यापार शेष के अंदर या ट्रेड बैलेंस के अंदर हम सिर्फ दृश्य वस्तुओं को, लेन देन को शामिल करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें इसमें जो जिसका दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो कुछ चीज़ें होंगी जो डेबिट में आएंगी और कुछ चीज़ें होंगी क्रेडिट में आएंगी। दोनों का बैलेंस बराबर है तो क्या है? ट्रेड बैलेंस है। यदि कोई भी पक्ष एक ज़्यादा है दूसरे पक्ष से, तो वो क्या करेगा? संतुलन को प्रभावित करेगा। वो डेफिसिट हो सकता है, वो सरप्लस हो सकता है। तो डेबिट जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर जो डेबिट आइटम्स हैं उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट लिखेंगे। जैसे हम बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे? जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू जो गुड्स हैं उनका। या हमको डोमेस्टिक स्पेंडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कोई हो रहा है, ये सारे किस में आएंगे? आपके डेबिट में। और क्रेडिट में आपके क्या आ जाएंगे? एक्सपोर्ट और फॉरेन स्पेंडिंग। कोई फॉरेन देश है जो हमारे देश के अंदर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो हमारे क्या किसके अंदर आ जाएंगे? क्रेडिट में। और जब हम दोनों को हम बैलेंस करेंगे तो वो क्या होगा? ट्रेड बैलेंस। अब हम बात करते हैं एक साधारण बात की, तो आपको क्या समझ में आया कि ट्रेड बैलेंस क्या होगा? एक्सपोर्ट में से यदि आप इंपोर्ट लेस करते हैं तो जो बचता है वो क्या कहलाता है? आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन कहलाता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये संतुलन या इक्विलिब्रियम में हो सकता है। एक जर्नली एक क्वेश्चन बना के आपको बताया गया है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एम, एक्स फॉर स्टैंड है फॉर एक्सपोर्ट और आई एम फॉर इम्पोर्ट। यानी एक्स में से आई एम आप लेस करते हैं, जो आउटपुट आता है वो आपका क्या कहलाएगा? एक सर्टेन पीरियड के लिए आपकी क्या होती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। वो क्या हो सकता है? यदि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो वो ट्रेड सरप्लस होगा, और एक्सपोर्ट कम है आपके तुलना में, आपके जो एक्सपोर्ट आपके कम है जबकि इंपोर्ट आपके क्या है? ज़्यादा है, तो ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। ये आपको बताया गया है कि टाइप्स ऑफ बीओटी, बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। तो ये क्या हो सकता है? आपका फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम। फेवरेबल कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, किससे? इंपोर्ट से। अनफेवरेबल कब होगा? जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा है, किससे? एक्सपोर्ट से। और इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू दोनों की क्या आ रही है? बराबर आ रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? संतुलन, व्यापार संतुलन कहलाएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि
डेफिसिट क्या है, BOT डेफिसिट क्या है, तो आपको अभी क्या बताया कि आपके इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। जब आपके आयात आपके निर्यात से ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका व्यापार घाटा कहलाता है। ये किस कारण से होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे कंजप्शन ज़्यादा है, हमारे निर्यात कम हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो निर्यात कर सके, आदि अनेक कारण होते हैं इसके। तो इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अब इन्होंने बताया कि इसके कारण क्या है, तो कारण क्या हो सकते हैं घाटे के, बजट होने के, जो भुगतान आपका जो व्यापार से जो आपका है ट्रेड बैलेंस, उसके डेफिसिट होने के कारण क्या है, तो क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट क्या है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो विदेशी जो वस्तुएं उनके साथ कंपटीशन कर सके और खुद को वहाँ स्टैंड कर सके। फिर यहाँ पे इंटरनल हमारे कंजप्शन ज़्यादा है। ओवर रेटिंग ऑफ द कंट्री करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है, हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू का भी बहुत हमारे फर्क पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। और गवर्नमेंट बजट के अंदर भी क्या चलता है, डेफिसिट चलता है, जो कहीं ना कहीं किसका कारण बनता है, आपका भुगतान व्यापार जो शेष है उसके घाटे का कारण बन जाता है। तो ये थी एक साधारण बातें इसके बारे में। अब जैसे आपका जो व्यापार शेष है वो आपका अनुकूल है, तो अनुकूल होगा तो इसके हमें क्या मिलेंगे, प्लस पॉइंट मिलेंगे। व्यापार जो ट्रेड बैलेंस जो आपका है जो है आपका फेवरेबल है, तो आप क्या होंगे, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इससे क्या होगा, हमारे विदेशी विनिमय कोष बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्या निर्यात ज़्यादा है, निर्यात ज़्यादा होंगे तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी तो हमारे विदेशी कोष क्या होंगे, समृद्ध होंगे। हमारी जो एक्सचेंज रेट है हमारी करेंसी की, वो भी क्या होगी, हमारे देश के अनुकूल होगी, क्योंकि जब हमारे निर्यात ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी वस्तुएं अच्छी है, हमारी वस्तुओं की डिमांड है, तो हम हमारा रुपया भी क्या होगा, मजबूत होगा। अब हमारा वर्तमान में रुपया गिर रहा है, वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं निर्यात के, तो दूसरे देश जो वस्तुएं भेज रहे हैं तो उन शर्तें भी क्या होती है, उन देशों की ही होती हैं। तो अगर ये फेवरेबल रहे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, हमारे विदेशी कोष बढ़ेंगे, हमारी एक्सचेंज रेट जो है हमारे अनुकूल होगी, आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे आर्थिक जो भंडार है वो समृद्ध होंगे, तो हमारा देश भी क्या होगा, आर्थिक विकास की प्रगति पर बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी आपकी। ये इसके क्या है, सारे फेवरेबल होने के प्लस पॉइंट है। अब अगर जैसे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आपका है वो आपके फेवरेबल नहीं है, यानी क्या है, आपके आयात आपके ज़्यादा हो रहे हैं, निर्यात कम हो रहे हैं, जो कि वर्तमान में हमारे देश में चला आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इससे क्या होगा, हमारे विदेशी कोष क्या हो जाएंगे, कम होंगे, हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, हमारे अनुकूल होने की बजाय प्रतिकूल होगी। और जब कहीं ना कहीं अगर हमारा व्यापार शेष अनुकूल नहीं है, तो ये जो भुगतान शेष है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको भी क्या करता है ये, क्योंकि इसका बैलेंस उसके अंदर जाता है, तो जब ये घाटे का जा रहा है तो वो भी उस अकाउंट के अंदर क्या करेगा, घाटा ही जनरेट करेगा, आर्थिक विकास में बाधा पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारी कमजोर होगी, हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी, विदेशी मुद्रा बाजार में हमारी जो देश की मुद्रा है वो क्या होगी, कमजोर होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आयात करने वाले हैं, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो शर्तें उनकी माननी पड़ती है, तो हमारी मुद्रा क्या होती है, कमजोर होती है। तो ये होता है, इसके अगर फेवरेबल ना हो तो उसके लूज पॉइंट्स होते हैं हमारे देश के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें यही होनी चाहिए कि हमारा जो देश का ट्रेड बैलेंस है वो क्या हो, फेवरेबल हो। अब हम सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि एक्सपोर्ट हमारे बढ़ाने चाहिए, विनिमय दरों में हमें सुधार करना चाहिए, आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री ज़्यादा लगानी चाहिए, कॉस्टिंग जो है हमारे प्रोडक्ट्स की कम करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल बनाने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज हो। तो हमें पहला किस पे ध्यान देना होता है, इसको फेवरेबल करने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहित करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, आयातों को कम करना चाहिए, हमें केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन है, हमें वो आयात करनी ही पड़ती हैं, जब तक हमारे देश में हम उनका इन्वेंशन नहीं कर लेते हैं तो वो कीजिए, लेकिन जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हम उनको क्यों आयात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे देश को पीछे ले जा रहा है। तो हमें आयातों को क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, उस पर केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करना चाहिए। एक और हम फेवरेबल करने के लिए जो कर सकते हैं वो है आपका अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। जब हम अवमूल्यन करते हैं, आपको अवमूल्यन टॉपिक पढ़ाया गया था, उसके अंदर लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, अवमूल्यन का आपका पूरा एक चैप्टर है बैंकिंग के अंदर। तो अवमूल्यन जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कम होती है तो दूसरा देश जो आयात करता है वस्तुएं, उसके लिए वो क्या होने स्टार्ट हो जाती हैं, सस्ती होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब हमें निर्यात बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। फिर हम इसको फेवरेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, संरक्षण की नीति का अनुसरण कर सकते हैं, यानी हमने जो इंपोर्ट आ रहे हैं उस पर हम कुछ शर्तें लगा सकते हैं, कुछ बैन लगा सकते हैं, कुछ टैक्स लगा सकते हैं, खुद के उद्योगों को संरक्षित प्रदान कर सकते हैं कि ये वस्तुएं सिर्फ हमारे देश की ही परचेज की जाएंगी। फिर आप जैसे निर्यात की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ा सकते हैं, निर्यात इंडस्ट्रीज है उनको कुछ उनके लिए पैकेज की घोषणाएं की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम उनका सुधार करते हैं, और जैसे जैसे हमारे निर्यात बढ़ेंगे और हमारे आयात कम होंगी तो हमारा जो व्यापार शेष है वो संतुलन के अंदर आ जाएगा। यानी एक तरह से अगर हम कहें
तो जो हम आयात कर रहे हैं, जब हम आयात करते हैं तो हमें किस में चुकाना पड़ता है? विदेशी मुद्रा के अंदर ही तो हमें चुकाना पड़ता है। और विदेशी मुद्रा हमारे पास कहाँ से आती है? जब हम निर्यात करेंगे तब। यानी एक तरह से जो निर्यात है वही क्या करते हैं? आयातों का भुगतान करते हैं। तो हमें निर्यात अधिक करने हैं और आयात को हमें क्या करना है? कम करना है, ताकि हमारा व्यापार शेष क्या रहे? फेवरेबल रहे। तो ये था आपका व्यापार शेष। व्यापार शेष के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे भुगतान शेष का, जिसके अंदर व्यापार शेष की सारी वस्तुएं शामिल की जाती है। इसके साथ पूंजीगत और जो पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं होता, वैसे सारे ट्रांजेक्शन, टोटल विदेशों के संबंध में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।